दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश श्रीराम चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेक्चर ज्योग्राफी का 7 लेके उपस्थित हुए हैं और जो लेक्चर हम लोग देख रहे हैं 7वें नंबर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस सोलर सिस्टम से हर बार एक प्रश्न जरूर घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ ही लेता है। तो हम लोग शुरू करते हैं सोलर सिस्टम को, सौरमंडल को। तो सौरमंडल में हम लोगों को देखना है कि इसका नाम जो है वो सौरमंडल है। सौरमंडल इसका नाम क्यों पड़ता है, तो आप सीधा सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि सूर्य और उसमें उसके इर्द गिर्द घूमने वाले जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, क्षुद्रग्रह हैं, धूमकेतु हैं, धूल, मेघ, बादल हैं, सबको सम्मिलित रूप से सौरमंडल कहते हैं। क्योंकि सूर्य और अपना एक मंडल बना के रहता है, एक परिवार बना के रहता है, इसलिए इसे सौरमंडल या सौर परिवार के नाम से हम जानते हैं। सौर परिवार जो आप देख रहे हैं, उससे पहले जो हम लोग चैप्टर पढ़े उसमें हम लोग ब्रह्मांड पढ़ लिए थे, सूर्य पढ़ लिए थे, और मैं ये भी बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति के लिए सबसे जो प्रमाणित और मानक सिद्धांत माना जाता है, उस सिद्धांत को आप बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। महाविस्फोट सिद्धांतों के माध्यम से ही सभी ब्रह्मांड और सभी आकाशगंगा, सभी जितने भी इस ब्रह्मांड में सौरमंडल पाए जाते हैं, उन सभी का निर्माण हुआ है। इसमें माना जाता है कि जैसे हम लोग देखे थे एक तारा, तो तारा कैसे बनता है, तारे की मृत्यु कैसे होती, इन चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। मान लीजिए कि एक तारा नया नया बन के तैयार हुआ था, और इस जो एक तारा बन के तैयार हुआ है, इस तारे का नाम है सूर्य। नाम तो बहुत बाद में रखा गया है, लेकिन हम इसका नाम रख लेते हैं सूर्य, सन। ये सूर्य है। और कोई भी तारा, जैसे सूर्य हमारा क्या है, एक तारा है, एक स्टार है, एक स्टार है। स्टार कहते किसे हैं, तारा किसे कहते हैं, जिसके पास खुद की उष्मा हो, खुद की रोशनी हो, खुद का प्रकाश हो, जो अपने प्रकाश से दूसरों को प्रकाशित करता है, मतलब ग्रहों को, उपग्रहों को, क्षुद्र ग्रहों को, सबको प्रकाशित करता है, उसी को हम लोग तारा या स्टार के नाम से जानते हैं। तो जो स्टार है, आपका सूर्य भी एक स्टार है, और किसी भी तारे में, किसी भी स्टार में क्या क्या होता है, तो आप जान रहे हैं कि किसी भी स्टार में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया घटित होती है। किसके वजह से, हाइड्रोजन जब परिवर्तित होता है हीलियम में, हाइड्रोजन परिवर्तित जब होता है हीलियम में, और ये जो हाइड्रोजन और हीलियम हम देख रहे हैं नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार, तो हाइड्रोजन हीलियम क्या है, तो आप कहेंगे कि हाइड्रोजन हीलियम गैस है। ध्यान से आप लोग समझिए, जहां प्रॉब्लम होगी बेशक आप कमेंट करके उसको क्लियर करिएगा। तो देखेंगे हाइड्रोजन और हीलियम है, और हाइड्रोजन हीलियम क्या है, गैस है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो कोई भी तारा होता है, वो तारा किसका होता है, जो स्टार है या तारा है, वो किसका बना होता है, तो आप कहेंगे कि वो बना होता है गैस का। और तारा बनने के बाद, बन के इस ब्रह्मांड में जहां पर उसकी स्थिति रहेगी, वहां पर वो चमकना शुरू कर देता है। इसी प्रकार जैसे कोई भी तारा होगा, इसी प्रकार से चमकेगा। उसी में से अपना तारा, जिसका नाम सूर्य है, सूर्य भी बन के चमक रहा था इस ब्रह्मांड में। जब सूर्य अपने स्थान पे चमक रहा था, तो सूर्य के पास से, नजदीक से एक दूसरा तारा, इससे बड़ा तारा इसके पास से गुजरने लगा। एक सूर्य से बड़ा तारा इसके पास से गुजरने लगा, और इस तारे का नाम था भेदता तारा। भेदता तारा, इंग्लिश में इसे इंट्रूडिंग स्टार कहेंगे। भेदता तारा इसके पास से गुजरने लगा। ये जो भेदता तारा है, ये सूर्य से काफी बड़ा था। बड़ा होने की वजह से, ये बड़ा तारा था, बड़ा होने की वजह से ये सूर्य को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करता है, खींचने लगता है। जब सूर्य को अपनी ओर खींचता है, तो आपका सूर्य जो है वो बाहर की तरफ उभार, ऐसे बाहर की तरफ देने लगता है, उभार आने लगता है, और इस उभार को सूर्य का ज्वारी भाग के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन ये जो भेदता तारा है, इस ब्रह्मांड में ऐसे तेज गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। हम लोग देखें कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, सभी के सभी पिंड गतिशील होते हैं, सभी में वेग होता है, सब भागते रहते हैं।
सब के सब गतिशील होते हैं, इसी प्रकार से ये तारा भी गतिशील था, इंट्रूडिंग स्टार, भेदता हुआ तारा, लेकिन सूर्य को अपनी तरफ खींच रहा था। सूर्य का जो ज्वारी भाग है ये बाहर की तरफ आ रहा था। एक स्थिति ऐसी हुई कि ये सूर्य का ज्वारी भाग बाहर आने के बाद टूट गया, और टूटने के बाद ऐसे सूर्य से अलग हो गया। लेकिन ये तारा इतनी तेज वेग में था कि कुछ ही समय में ये बहुत दूर निकल गया। जब बहुत दूर निकल गया तो ये जो टूटा हुआ भाग है, इस टूटे हुए भाग पर आपके सूर्य का बल ज्यादा कार्य करने लगा। सूर्य इस भाग को अपनी ओर खींचने लगा। जब सूर्य इस भाग को अपनी ओर खींचता है तो ये भाग तेजी से, जब सूर्य को ओर आता है तो ये तेजी से सूर्य का चक्कर लगाने लगेगा। अगर ये सूर्य का चक्कर नहीं लगाता ये टूटा हुआ भाग, तो सूर्य इसे अपने में मिला लेता, लेकिन ये बहुत तेज गति के साथ चक्कर करने लगता है। हम लोग केपलर लॉ में आगे देखेंगे भी कि कैसे कोई भी जो ग्रह हैं वो सूर्य का कैसे चक्कर लगाते हैं, कैसे बंधे होते हैं गुरुत्वाकर्षण के कारण, सब हम लोग देखेंगे। तो ये तेजी के साथ ऐसे चक्कर लगाने लगता है और ये अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो जाता है। मैं देखता हूं कि आप लोग बड़े परेशान रहते हैं कि ये कहाँ चला गया, इसका क्या हो गया, तो इस पे ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इसका नाम ही है भेदता तारा। जो भेदने वाले लोग होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है तोड़ फोड़ करना, टूट फूट करना। तोड़ फोड़ करने का काम किया, ये सूर्य से अलग कर दिया इस भाग को, ज्वारी भाग को, इसके बाद ये कहीं गायब हो गया, अंतरिक्ष में कहीं विलीन हो गया। अब यहाँ हम लोग देखें कि जो टूटा हुआ भाग है ये सूर्य का चक्कर लगाने लगा। जब सूर्य का चक्कर ये तेजी के साथ ऐसे लगाएगा तो सूर्य इसे अपनी में नहीं मिला पाएगा। अगर ये चक्कर नहीं लगाता तो सूर्य इसे अपनी में मिला लेता। यहाँ हम लोग देखें कि जो अभी आप लोग भाग देखें कि ये भाग सूर्य का है और सूर्य से टूटा हुआ भाग कुछ इस तरह से ज्वारी भाग था, और ये ज्वारी भाग इस तरह से निकला और सूर्य का ऐसे पश्चिम से पूर्व तेजी के साथ चक्कर लगाने लगा। जब ये तेजी के साथ सूर्य का चक्कर लगाएगा पश्चिम से पूरब के तरफ, तो उस दरमियान हम लोग देखें, तुलना करें कि ये जो भाग है, जो टूटा हुआ भाग है, इसमें और सूर्य में तुलना किया जाए तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो सूर्य है आपका, सन है, सूर्य है, इस सूर्य की कुल आयु की बात हुई थी। कुल आयु पिछले लेक्चर में सूर्य वाले में आप लोग देखे थे, तो कुल आयु आप कहे थे उस टाइम की 10 अरब वर्ष है। कितना है? 10 अरब वर्ष है सूर्य की कुल आयु। और उसी टाइम ये बात हुई थी कि सूर्य की जो वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है, ये सूर्य की वर्तमान आयु लगभग 5 अरब वर्ष है। उस टाइम बताया गया था 4.5 या 4.6, 4.7, या लगभग की बात किया जाए तो लगभग 5 अरब वर्ष है, लगभग 5 अरब वर्ष है। तो इसमें हम लोग देखें कि आपका सूर्य है 10 अरब वर्ष और वर्तमान आयु देखा जाए तो 5 अरब वर्ष, और जो आपका सूर्य है, इस सूर्य से इसकी तुलना किया जाए अगर द्रव्यमान में, तो ये जो भाग है ये 99.999% होगा। तो ये जो भाग होगा ये 0.001% होगा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें कि जो आप भाग देख रहे हैं ये भाग इतना बड़ा है, तब इसकी आयु कितनी है? 10 अरब वर्ष। इतना बड़ा भाग लेने के बाद ये 10 अरब वर्ष, और इतना छोटा भाग जो है ये रहेगा, तो इस वाले टूटे हुए भाग की आयु कितनी रहेगी? बहुत न्यूनतम रहेगी। इससे पिछले क्लास में हम लोग जो तारे हैं, तारे का मृत्यु कैसे होता है उसको हम लोग देख चुके थे कि कोई भी जो छोटा तारा है, मध्यम तारा है, बड़ा तारा है, कैसे मरता है, क्या बनता है। तो हम लोग देखें कि ये जो टूटा हुआ भाग है सूर्य से अलग होता है, अलग होने के बाद ये सूर्य का चक्कर लगाता है, और ये इतना छोटा भाग रहता है कि बहुत तेजी से ये नाभिकीय संलयन प्रक्रियाओं को पूर्ण कर लेता है। पूर्ण करने के बाद ये धीरे धीरे, पहले लिक्विड अवस्था में ही रहता है, धीरे धीरे ठंडा होने की कोशिश करता है। जब धीरे धीरे ठंडा होने की कोशिश करेगा तो ये भाग कुल 8 महत्वपूर्ण भागों में टूट जाएगा, और 8 महत्वपूर्ण भागों में टूटने के बाद इस सूर्य का ये चक्कर लगाने लगेगा, और पृष्ठीय तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ये धीरे धीरे गोल होने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम लोग देखें कि आप यहां पर एक ड्रॉ कर लें अपने सूर्य को, अपने सन को।
हम मान लें कि यहाँ पर आपका सूर्य इन ग्रहों के सापेक्ष स्थिर है। आपको ध्यान देना है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। आपका सूर्य भी गतिमान है और आपका सूर्य 220 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भागता है। और ये जो आपका सूर्य है, ये सूर्य एक जगह हम सापेक्ष स्थिर मान लें। किसके सापेक्ष स्थिर मान लें? तो हम लोग मान लें स्थिर, जो टूटा हुआ भाग है उस टूटे हुए भाग के सापेक्ष इसे स्थिर मान लें। तो जो टूटा हुआ भाग है कुछ इस तरह से टूटा हुआ भाग है। लेकिन आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी बात हो रही थी कि ये जो भाग है ये 99.999% है, और ये भाग जो अभी हम लोग देख रहे थे ये 0.001% है। तो ये बड़ा कैसे हो गया? बड़ा ये इसलिए बना दिया गया कि आप इसे जूम करके देखेंगे, क्योंकि इसी का आपको अध्ययन करना है और सर्वाधिक प्रश्न आपको इसी टूटे हुए भाग से ही बनते हैं। तो ये जो टूटा हुआ भाग है इसका अध्ययन हम लोगों को करना है। इन टूटे हुए भागों का अध्ययन हम लोगों को करना है। अब इसमें आप देखें कि ये जो टूटा हुआ भाग है ये कई भागों में टूट जाता है। जैसे एक भाग हो गया, दूसरा भाग हो गया, तीसरा भाग हो गया। इसको थोड़ा छोटा बनाया जाए। ये तीसरा भाग हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि चौथा भाग हो गया, और यहाँ पर पांचवा भाग हो गया, ये छठा भाग हो गया, ये सातवां भाग हो गया, ये आठवां भाग हो गया। आप देखेंगे कुल 8 भागों में ये टूट गया, और इन्हीं 8 जो भाग टूटे इन्हीं का आप नामकरण भी कर दिए। जैसे हम लोग देखें कि इसका नाम आप लोग रख दिए बुध, इसका नाम आप लोग रख दिए शुक्र, और ये है पृथ्वी, इसका नाम हम लोग रख दिए पृथ्वी, और इसका नाम है मंगल, और इसका नाम देखा जाए तो बृहस्पति। ये हो गया शनि, और ये हो गया अरुण, और ये हो गया वरुण। कितने भाग हो गए? 8 हो गए। कौन कौन से 8 भाग हो गए? तो उसमें आप लोग देखेंगे कि बुध को बोला जाता है मरकरी, शुक्र को बोला जाता है वेनस, पृथ्वी को बोला जाता है अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सचर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून। ये नाम दिए जाते हैं। और ये जो 8 ग्रह हैं, इन 8 ग्रहों का सूर्य से दूरी के अनुसार क्रम देखा जाए कि कौन से क्रम में ये ग्रह व्यवस्थित हैं, तो ये 1 नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 6, 7, 8। तो हम लोग देखें कि ये जो पूरी क्रिया विधि देख रहे हैं हम लोग, ये पूरी बात बताने का काम कर रहे थे जेम्स जीन कर रहे थे। 1919 में इस बात को बता रहे थे कि कुछ इस तरह से करके हमारे जो सौरमंडल है उनकी रचना हुई है। आप इनमें सिद्ध वो कर रहे थे कि आप इसमें देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से लेके वरुण से लेकर अगर बृहस्पति तक आए तो इन ग्रहों का आकार लगातार इस तरह से बढ़ रहा है। बढ़ इसलिए रहा है, ये बताए कि ये जो ग्रह हैं ये टूटे, जब ज्वारीय भाग में टूटे तो जो सबसे कोने में ग्रह चले गए, कॉर्नर में चले गए, वो छोटे हो गए, उससे बड़ा
उसके बाद हो गया, उसके बाद जो बीच में है वो सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे आप देखें वरुण, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, शनि से बड़ा बृहस्पति हुआ। तो लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा, जो संगोष्ठी चल रही थी उसमें ऐसी जब विचारधाराएं रखी गई तो लोग कहें कि बहुत अच्छा बता रहे हैं और बताइए, और इधर के तरफ भी सिद्ध कराइए। तो इधर के तरफ भी बताने लगे कि यहाँ से लेके मंगल की तरफ अगर हम लोग चलें तो इस तरह से ग्रह निरंतर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ग्रह यहाँ पर छोटा हो जा रहा है। जैसे बुध, बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, लेकिन मंगल शुक्र से भी छोटा हो जाता है। जब ये बात ये बताते हैं तो लोगों को लगता है कि ये बात सही नहीं है, क्योंकि जब इधर वाले ग्रह तो सही है, लेकिन यहाँ से बुध से बड़ा शुक्र सही है, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, लेकिन मंगल क्यों छोटा हो गया? आपके नियम के अनुसार मंगल को इस पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए। जब ये बात नहीं मानते हैं लोग तो उस दरमियान इनकी इस मान्यता को खारिज कर दिया जाता है और ये उदास होकर अपने घर जाते हैं। फिर इनका शिष्य रहता है जिनका नाम रहता है हेराल्ड जेफरी। हेराल्ड जेफरी इनके साथ शोध करता है, और जब शोध करता है तो देखता है कि जब हमारे गुरु जी की बात है तो कुछ न कुछ इसमें बात होगी, और वो फिर से इस पर खोज या शोध करना शुरू कर देता है। जब इस पर फिर से शोध करता है तो वो देखता है कि जो वरुण है, वरुण से बड़ा अरुण, अरुण से बड़ा शनि, शनि से बड़ा बृहस्पति, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई आफत नहीं है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुध, बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मंगल है वो पृथ्वी से बड़ा होना चाहिए, लेकिन शुक्र से भी छोटा हो रहा है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम इस मंगल और बृहस्पति के बीच में है। इसी कारण से ये मंगल छोटा हो गया। जब इन दोनों के बीच में वो सर्च करना शुरू करता है तो पाता है कि इन दोनों के बीच में छोटे छोटे आकाशीय पिंड तैर रहे होते हैं। छोटे छोटे आकाशीय पिंड तैर रहे होते हैं। जब इन आकाशीय पिंडों को देखता है तो वो खुशी के मारे झूमने लगता है कि मुझे मिल गया कि क्या प्रॉब्लम थी कि ये मंगल इस शुक्र से छोटा हो गया। वो प्रॉब्लम था क्षुद्र ग्रह का। क्षुद्र ग्रह का, क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड कहा जाता है, और इन्हीं क्षुद्र ग्रहों के पेटियों में एक बौना ग्रह स्थित है। बौना ग्रह स्थित है जिसका नाम है सेरस, जिसका नाम है सेरस। तो हम लोग देखें कि इस क्षुद्र ग्रह पेटिकाओं के पाते ही हेराल्ड जेफरी झूम उठा, और हेराल्ड जेफरी बताया कि इन जो आकाशीय पिंड हैं, इन आकाशीय पिंडों को, इन क्षुद्र ग्रहों को जब मंगल ग्रह पे चिपका देंगे तो मंगल ग्रह का आकार इस पृथ्वी से बड़ा हो जाएगा, और जो हमारा क्रम बनेगा वो बुध, बुध से बड़ा शुक्र, शुक्र से बड़ा पृथ्वी, पृथ्वी से बड़ा मंगल हो जाता। वो बता रहा था कि जब ये भाग टूटे तो टूटने के बाद जब ये धीरे धीरे जमने लगे तो जमने की प्रक्रिया में इस मंगल ग्रह पर पपड़ी जम गई। और ये आप लोग डॉपलर प्रभाव में, एडविन पी हब्बल में देखें कि हमारे आकाशगंगाओं का, हमारे सौरमंडल का, हमारे ब्रह्मांड का निरंतर विस्तार हो रहा है। उसी प्रक्रिया को बताते हुए बताते हैं कि बृहस्पति पहले नजदीक था और इस मंगल ग्रह को अपनी ओर खींचता था। मंगल ग्रह पूरा का पूरा न आके, बल्कि इस पर जो जमी हुई पपड़ी है ये आगे की तरफ खिसक जाती थी, और जो ये पपड़ी है या तो बृहस्पति द्वारा खींच के अपने धरातल पर गिरा दिया जाता था, या तो इस मंगल और बृहस्पति के बीच में वो क्षुद्र ग्रह तैरने लगते थे। तो आप लोगों से प्रश्न बनता है कि किन दो ग्रहों के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। फिर आपसे प्रश्न बनेगा कि सभी ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इधर तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण हो गया। इसके बाद हम लोग देखें कि जो ग्रह आएगा वो पृथ्वी आएगा 5वें नंबर पे आकार में, फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल, फिर बुध। यह सबसे छोटा ग्रह बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर वरुण, फिर अरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। इस प्रकार से आप लोगों को देखना है। और हम लोग देखें कि ये जो ग्रह आप लोग देख रहे हैं, इन ग्रहों को देखा जाए तो इन ग्रहों में जो बुध से लेकर मंगल तक ग्रह हैं, इन ग्रहों को पार्थिव ग्रह,
पार्थिव ग्रह, ठोस ग्रह, पार्थिव ग्रह, ठोस ग्रह और स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। और जो बृहस्पति है, बृहस्पति से लेकर वरुण तक का जो ग्रह है, इन्हें जोबियन ग्रह, ये ठोस हैं तो ये गैसीय ग्रह और बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा हम तुलना करें कि क्यों ऐसा कहा जाता है, तो यहां आप देखेंगे कि जो पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा जो ग्रह है वो पृथ्वी, इसलिए सबका नेतृत्व करता जो ग्रह होगा वो पृथ्वी होगा, इसलिए इन पूरे ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। इधर के तरफ देखें, जोबियन ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, इसलिए जोबियन ग्रह इन चारों ग्रहों को कहा जाता है कि जोबियन ग्रह इनके नेतृत्व करता है, सबसे बड़े ग्रह हैं, इसलिए इन ग्रहों को जोबियन ग्रह कहा जाता है। ठोस ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ग्रह ठोस होते हैं, इसलिए इन्हें ठोस ग्रह कहते हैं। इन पर स्थल भाग ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें स्थलीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। इन्हें गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका घनत्व तो बहुत कम होता है और इन पर गैसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए इन्हें गैसीय ग्रह के नाम से जानते हैं। बाह्य ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। क्षुद्र ग्रहों से आंतरिक ग्रह और बाह्यतम ग्रह बांटे जाते हैं। तो आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रहों के अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। आपको ध्यान देना, कहां से बांटना? क्षुद्र ग्रहों से। तो आप दूरी के अनुसार देखेंगे तो दूरी के अनुसार आप क्या पाएंगे? दूरी के अनुसार अगर हम लोग ग्रहों को देखें तो आप पाएंगे कि जो दूरी के अनुसार ग्रह हैं वो सबसे नजदीक ग्रहों में बुध है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं देखता हूं कि आप जानते हैं कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा? बुध। बुध के बाद कौन सा ग्रह होगा? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल होगा। मंगल के बाद पक्का है कि क्षुद्र ग्रह होगा। क्षुद्र ग्रहों के बाद जो ग्रह होगा उसे हम लोग बृहस्पति कहते हैं, बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रॉब्लम आप लोगों को इधर के तरफ होती है। जब उधर के तरफ प्रॉब्लम हो तो आप लोग देखें कि आगे की तरफ लिखा गया है सन, सूर्य लिखा गया है। पीछे की तरफ भी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको मिलेगा सन, मतलब सचर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो आगे सन, पीछे सन, आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले कौन सा है? मरकरी है, फिर वेनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर। इस प्रकार से हम लोग देखें कि आप ग्रहों का क्रम देख लिए, ग्रहों के आकार को आप समझ गए कि ग्रहों के आकार क्या हैं, इन बातों को आप बिल्कुल समझ गए। अब हम लोग एक एक पॉइंट करके देखते हैं कि जो ग्रह आप लोग देख रहे हैं, इन ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ये चीजें मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा और इससे संबंधित पीडीएफ टेलीग्राम पे भी मैं डलवा दूंगा, आप लोग वहां से ले लीजिएगा। अब हमको देखना है कि ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह सूर्य का परिक्रमण कैसे करते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है? परिक्रमण के लिए आप ध्यान देंगे यहां परिक्रमण के लिए ध्यान देंगे आप लोग कि अभी देखे थे कि जब सूर्य यहां देखे थे कि यहां पर सूर्य था, जब यहां पर आप सूर्य देख रहे थे तो जो ये टूटा हुआ भाग था, इस तरह से ये टूटा हुआ भाग इस तरह से चक्कर कर रहा था। तो स्वाभाविक बात है कि जो पूरा भाग आप देख रहे हैं ये सूर्य है, तो पूरा का पूरा भाग ऐसे चक्कर करेगा। जब ऐसे चक्कर करेगा तो इस चक्कर को आप कहेंगे कि ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहा है, क्योंकि ये जो चक्र होगा ऐसे बनेगा, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगा। ऐसे पश्चिम से पूर्व चलेगा तो जितने भी ग्रह हैं सबका परिक्रमण की अगर बात आपसे करेगा, रेवोल्यूशन का परिक्रमण की बात करेगा, तो सभी के सभी किधर से किधर चलेंगे? पश्चिम से पूर्व की तरफ चलेंगे। और परिक्रमण से किसी भी ग्रह का जो निर्धारण किया जाता है वो निर्धारण होता है
वर्ष का, बल्कि लिख दिया जाए कि 1 वर्ष का निर्धारण होता है। किसी भी ग्रह के वर्ष का निर्धारण कैसे करते हैं, तो वो परिक्रमण से करते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जब सूर्य का एक चक्कर लगाता है तो उसका 1 वर्ष कहलाता है। इसमें हम लोग देखें कि जो ग्रह सूर्य के जितना पास रहेगा उसका वर्ष काल उतना छोटा रहेगा, जो जितना दूर होगा उसका वर्ष काल उतना बड़ा होगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट आप पकड़ के रखिएगा कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक रहेगा उसको उतना तेज गति से चलना होगा, या आप देखें कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा उसको उतना कम दूरी चलना पड़ेगा, इसलिए उसका वर्ष काल उतना छोटा हो जाएगा। जो जितना दूर रहेगा वो उसको उतना ज्यादा चलना पड़ेगा, इसलिए उसका वर्ष काल बड़ा हो जाएगा। जैसे हम लोग देखें कि बुध का जो 1 वर्ष होता है वो 88 दिन का होता है, वहीं शुक्र का देखा जाए तो 225 दिन का होता है, पृथ्वी का देखा जाए तो लगभग 365 सही 1/4 दिन का होता है, मंगल का देखा जाए तो लगभग 687 दिन का होता है, और बृहस्पति का देखा जाए तो लगभग 11 वर्ष का होता है, और शनि का देखा जाए तो लगभग 29 वर्ष का होता है, अरुण का देखा जाए तो लगभग 84 वर्ष का होता है, और वरुण का देखा जाए तो लगभग 164 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो हमारे ग्रह सूर्य से जितना नजदीक हैं उनका वर्ष काल उतना छोटा हो रहा है 88 दिन का, और जो जितना दूर हो रहा है उसका वर्ष काल उतना बड़ा हो रहा है 164 वर्ष का। तो इस प्रकार से हम लोग का सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आपसे प्रश्न बनता है कि किस ग्रह का वर्ष काल सबसे छोटा होगा। तो वर्ष काल सबसे छोटा जो आपको नजदीक दे, सूर्य के जो नजदीक दे उसका वर्ष काल आप छोटा कर लीजिएगा। अगर बड़ा पूछे तो जो सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होगा उसका वर्ष काल उतना बड़ा कर लीजिएगा। ये तो हम लोगों का रहा परिक्रमण। परिक्रमण से जो निर्धारण करते हैं वो 1 वर्ष का हम लोग निर्धारण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखें, परिक्रमण के बाद आप लोग देखेंगे परिभ्रमण को या घूर्णन को। परिभ्रमण या घूर्णन को हम लोग देखें एक एक करके। एक एक करके अब हम लोग देखते हैं कि अगर कि कोई भी ग्रह अपने अक्ष पर ही घूर्णन करता है, मतलब जहां पर खड़ा है वहीं पर घूर्णन करता है, तो उसके उस गति को परिभ्रमण या घूर्णन कहेंगे। आपको ध्यान देना है परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर है। ये रोटेशन है, वो रेवोल्यूशन था, और इससे जो निर्धारण होता है वो निर्धारण होता है दिन रात का, मतलब रात और दिन का। इससे जो निर्धारण होता है वो होता है रात दिन का। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो ग्रह भार और दूरी दोनों पर डिपेंड करता है। यहां आपको ध्यान क्या दे लेना है, ध्यान आप यहां देंगे ग्रहों के बारे में कि सबसे जो छोटा दिन होता है वो बृहस्पति का होता है 9 घंटा 55 मिनट का, और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो शुक्र का होता है 243 दिन का। और बुध का देखा जाए तो 59 दिन का होता है, पृथ्वी का लगभग 24 घंटा, और मंगल का देखा जाए तो 24 घंटा 37 मिनट। वहीं हम लोग शनि का देखें तो लगभग 10 घंटा 55 मिनट, अरुण का देखें तो लगभग 11 घंटा, और वरुण का देखा जाए तो लगभग 16 घंटे का समय लग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि जो सबसे छोटा दिन होता है वो बृहस्पति का, और जो सबसे बड़ा दिन होता है वो शुक्र का होता है। और शुक्र का जो दिन है वो 243 दिन का, और जो वर्ष है वो 225 दिन का होता है। इसलिए शुक्र का एक दिन उसके 1 वर्ष से बड़ा होता है। वहीं शुक्र सबसे तीव्र गति के साथ घूर्णन करता है, और बृहस्पति सबसे तीव्र गति के साथ, शुक्र सबसे मंद गति के साथ। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके, धन्यवाद आप लोगों को। ओके, थैंक यू।